Devotees, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to discuss BGC 105 Block 4. And today we are going to talk about Unit 3 and 4 both. यूनिट 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके वहां देख सकते हो। उसके बाद हमारा ये BGC 105 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक की। सो इन दिस यूनिट वी हैव टोटल 4 टॉपिक्स एंड इट हैज some सब टॉपिक्स एज वेल। तो हम लोग पहले एमिली डिकिंसन के बारे में बात करेंगे और उसकी पोएट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यूनिट क्या है, एमिली डिकिंसन के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रही है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो देखो, ये एक बहुत ही अच्छी सी पोएट्री है जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। अब हम लोग इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था 10th ऑफ दिसंबर 1830। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपको ये 10th दिसंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एटलीस्ट इसका ईयर याद रख लेना अगर पॉसिबल हो तो। कहाँ पे, मैसाचुसेट्स में। इनके फादर का नाम है एडवर्ड डिकिंसन और इनका एजुकेशन की अगर बात करें तो एमहर्स्ट एकेडमी से इनकी एजुकेशन हुई है एंड माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी से। एंड पर्सनालिटी की बात करें तो काफी शाय थी, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी वो ज्यादातर घर में रहा करती थी, बिकेम अ रिक्लूज। तो आप एक चीज यार नोटिस करो, मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो पोएट्स है वो लोग बाहर निकलते हैं घर से और बाकी चीजों को देखकर उस पर पोएट्री लिखते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं वो घर पे बैठ के ऐसा करते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, बात है इमेजिनेशन की बस। लाइफ स्टाइल की बात करें तो इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, रेयरली लेफ्ट होम, wore white, avoided visitors at church। मतलब समझ लो पूरी तरह से ये इंट्रोवर्ट थी। Letters. Published in the letters of Emily Dickinson show her emotional life. Emotional struggle क्या है, letters to a mysterious master, hint at personal crisis. Writing. इन्होंने क्या किया है, 1775 पोम्स लिखे हैं, उसमें से बहुत ज्यादा अनपब्लिश्ड है ड्यूरिंग हर लाइफ। 1862 में इन्होंने अबाउट 350 पोम्स लिखे थे एट वन ऑफ हर मोस्ट क्रिएटिव ईयर्स। मतलब ये क्या है, इसका इनका 1862 मोस्ट क्रिएटिव ईयर माना गया है। सेंट पोम्स टू क्राइटिक थॉमस वेंटवर्थ हिगिन। देखो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप छोड़ भी सकते हो। इनकी डेथ हो गई थी 1886 में। पोस्थमस फेम ये आप कह सकते हो। तो देखो, इनकी सिस्टर थी लवन्या लवन्या। इन्हें जो है क्या हुआ था, इनके सिस्टर को उनके पोएट्री मिले, उनका मैन्यूस्क्रिप्ट मिला और फिर उन्होंने उसे पब्लिश करवाया। ठीक है, फर्स्ट कलेक्शन एडिटेड बाय हिगिंसन एंड मेबल एल टॉड, और बाकी के एडिशंस भी है एडिटेड बाय मार्था डिकिंसन, बियांची एंड अल्फ्रेड एल लैम्पसन। समरी की बात करेंगे तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये वाली पोएट्री की हम समरी देखने वाले हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स डेथ, यानी यहाँ पे जो पोएट्री है उसने डेथ को एज अ काइंड ऑफ पोलाइट ड्राइवर दिखाया है, जो कि स्पीकर यानी एमिली को कैरियज में ले जा रहा है साथ में। दे पास सीन्स ऑफ एवरीडे लाइफ, बहुत सारी चीजें उन्हें रास्ते में देखने को मिलती है जो उनके एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, उनके ही नहीं सबके। चिल्ड्रन खेल रहे हैं ये सारी चीजें, फील्ड्स है ग्रेन के, उसके बाद सेटिंग सन, ये सब क्या है, ये सब लाइफ के स्टेजेस बता रहे हैं। कैरियज फिर एक स्टॉप, एक घर पे जाके रुकती है एंड वो जो घर है वो एक ग्रेव के जैसा दिख रहा होता है, जहाँ पे ऑफकोर्स जो लोग होते हैं उन्हें मरने के बाद डाल दिया जाता है ग्रेव में, वैसा। शोइंग दे हैव रीच देयर रेस्टिंग प्लेस, यानी कि अब ऐसा लगता है इस पोएट्री में वो ऐसा डिस्क्राइब करती है कि वो अब एक रेस्टिंग प्लेस पे उसे लेके आया है। ठीक है, जो ग्रेव है यहाँ पे उसे एक रेस्टिंग प्लेस बताया गया है जो कि एक हाउस के जैसा है। द स्पीकर यहाँ पे रियलाइज क्या करती है, दैट दिस जर्नी विद डेथ इज नॉट द एंड। यहाँ पे जो स्पीकर है वो रियलाइज करती है कि जो जर्नी है डेथ के साथ वो यहाँ खत्म नहीं होती है, बट ये एक रास्ता, एक पाथ है टू एटर्निटी, जहाँ पे टाइम जो है बहुत ही छोटी लगने लगती है और शांत लगने लगती है। तब हम लोग इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। तो इसमें ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, एमिली डिकिंसन ने, और ये एक्सप्लोर करती है डेथ और इमोर्टैलिटी। डेथ को यहाँ पे एज अ काइंड पोलाइट जेंटलमैन या फिर ड्राइवर बताया गया है, हु टेक्स द पोएटस ऑन द कैरियज राइड। इमोर्टैलिटी क्या है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कैरियज एंड सजेस्टिंग दैट कि डेथ क्या है, एक जर्नी है टू द एटर्नल लाइफ।
जो पोएट है वो फील करता है करती है काम और कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि डेथ जो है वो काफी जेंटल है एंड नॉट इन अ हरी। ऑन द वे रास्ते में क्या देखती है? दे पास बाय चिल्ड्रन प्लेइंग एट स्कूल, चाइल्डहुड देखती है, फील्ड्स ऑफ ग्रेन यानी मैच्योरिटी देखती है, फिर सेटिंग सन देखती है यानी ओल्ड एज देखती है। तो these images stand for the three stages of life and show that life passes naturally. ये पोएट्री काफी शॉर्ट है, एटलीस्ट मैं आपको बताती हूँ जो ब्लॉक 4 का जो यूनिट 3 और 4 है ना, इन दोनों में जो पोएट्रीज है वो काफी शॉर्ट है। द पोएट फर्स्ट थिंक्स थिंक्स दे पास द सन बट देन रियलाइजेस कि सन passes them. This means they have left the world of time. The carriage stops at the house like small mont, which is a symbol of a grave. And even though ये grave होता है, ये डरावना नहीं होता. It is not frightening. It's just a resting place. एक resting place के जैसा होता है before reaching eternity. ये poem जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है by saying that centuries have passed yet they feel shorter than a day, showing that in eternity time has no meaning. Overall, Dickinson paints death as a peaceful guide. यहाँ पे जो डिकिंसन है, एमरे डिकिंसन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डेथ को एज अ पीसफुल गाइड बताया who leads the poet away from life struggles into an everlasting afterlife. अब इसकी थीम की बात करते हैं तो सेंट्रल थीम क्या है इसका? डेथ है एज अ जेंटल गाइड टू इमॉर्टैलिटी. And the poem shows that death is not to be feared. It is a natural part of life that leads to eternal existence. मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट है इमोर्टैलिटी एंड एटर्निटी. तो जर्नी विद डेथ लीड्स टू इमोर्टैलिटी, है ना? इमोर्टैलिटी के बाद जाना हुआ. टाइम फील्स एंडलेस आफ्टर लाइफ एंड. जब लाइफ खत्म हो जाती है तो टाइम का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना, तो मतलब टाइम क्या हुआ? एंडलेस बन जाता है. एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टैलिटी. द स्पीकर कामली एक्सेप्ट्स हर फेट. अब यहाँ पे जो डेथ है उसको लेने आया है, तो जो स्पीकर है वो इस फेट को, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेती है. डेथ इज सीन एज अ पीसफुल गाइड. यहाँ पे डेथ को एज अ पीसफुल गाइड दिखाया गया है. द पैसेज ऑफ लाइफ नेक्स्ट थीम है ये. तो इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन, फील्ड्स एंड सेटिंग सन. दिस शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो लाइफ passes by quickly before reaching death, यानी डेथ के पहले, पहुंचने से पहले क्या होता है? लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ पास हो जाती है बहुत ही जल्दी. Spiritual journey. The poem hints at a spiritual afterlife where the soul lives forever. यानी कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो पोइट्री है, जो पोम है, ये हिंट करती है आफ्टर लाइफ, स्पिरिचुअल आफ्टर लाइफ पे हिंट करती है, जहाँ पे जो सोल है वो हमेशा के लिए रह जाता है. बॉडी तो खत्म हो जाती है बट सोल हमेशा के लिए रहता है. डेथ क्या है? डेथ इज अ पाथ टू समथिंग ग्रेटर देन दिस वर्ल्ड. नेक्स्ट हमारा पोइट्री स्टार्ट होता है जो एमिली डिकिंसन की ही है, विच इज अ थॉट वेंट अप माई माइंड टुडे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, तो देखते हैं इसकी समरी में. देखते पहले इन दिस शॉर्ट रिफ्लेक्टिव पोएम, काफी छोटी सी पोएट्री है. एमिली डिकिंसन डिस्क्राइब्स द सडन अपीयरेंस ऑफ अ थॉट, यानी कि वो बैठी हुई है, आपके बैठे रहते हो ना, अचानक से एक थॉट आ जाता है. दैट फील्स फैमिलियर. वो लगता है कि अरे इसके बारे में मुझे पता है, बट वो लॉन्ग लॉस्ट नहीं होता, मतलब बहुत टाइम के लिए नहीं होता, आता है और एकदम से गायब हो जाता है. So the thought arises in her mind just like an old acquaintance, evoking a sense of a recognition. मतलब उनके माइंड, उनके भी वो बैठी हुई थी, उनके माइंड में सडनली एक थॉट आता है और फिर वो गायब हो जाता है, मतलब वो उसके बारे में भूल जाती है. बट हाउएवर शी कैन नॉट फुली रिकॉल वेयर इट केम फ्रॉम. मतलब वो रिकॉल नहीं कर पा रही कि कहाँ से ये थॉट आया और व्हाट इट्स ओरिजिन इज, और उसका ओरिजिन क्या है. द पोएट कॉन्वेज द मिस्ट्रीज, सॉरी, मिस्टीरियस फ्लीटिंग नेचर ऑफ थॉट्स एंड मेमोरीज. तो यहाँ पे पोएटिस्ट जो है वो बताती है, पोएट, कि हमारा जो थॉट और मेमोरी है उसका मिस्टीरियस नेचर के बारे में. दे कम एंड गो विदाउट अ फुल अंडरस्टैंडिंग. वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, मतलब आप थॉट के बारे में भूल जाते हो. येट दे लीव अ सब्टल इम्प्रेशन ऑफ समथिंग मीनिंगफुल. बट फिर भी वो कुछ मीनिंगफुल थॉट आपके माइंड में छोड़ के चले जाते हैं. दैट वी कैन नॉट कम्प्लीटली ग्रास्प. मतलब जिसको हम लोग पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते कि वो है क्या.
Main idea. The poem explores how thoughts can appear spontaneously, feel significant, and seem familiar even when we cannot trace their origin. अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस पोएट्री के एनालिसिस देखते हैं। तो ये जो पोएट्री है, थॉट वेंट अप इन माय माइंड टुडे, एमिली डिकिंसन इसमें बात करती है थॉट के बारे में, जो कि सडनली उनके माइंड में आता है। तो ये जो थॉट है, इनको पहले भी आया था, बट शी कैन नॉट रिमेम्बर कि ये क्या था और व्हाई इट केम बैक, और ये क्यों वापस आया। द थॉट फील्स फैमिलियर। थॉट जो है फैमिलियर लगता है उनको, बट शी कांट डिस्क्राइब इट क्लियरली। बट वो उसको क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर पाती कि वो थॉट किस बारे में है, क्या है। सून आफ्टर इट अपीयर्स इट डिसअपीयर्स अगेन। तो जैसे ही वो थॉट माइंड में आता है, उसके बाद तुरंत वो भूल जाती है उस थॉट के बारे में, वो थॉट चला जाता है। तो दिस थॉट इज नॉट समथिंग रियल और क्लियर, मतलब ये जो थॉट है वो क्लियर नहीं होता। डिकिंसन इज showing us that some thoughts and feelings come and go without us fully understanding them। मतलब वो बताते हैं कि कोई थॉट हमारे माइंड में आता है या कोई फीलिंग आती है, बट बिना पूरी तरह से हम उसे समझ पाए उससे पहले ही वो कहीं चली जाती है। इवन दो वी फील लाइक वी नो देम, इवन दो कि हम में फील होता है कि हम उस थॉट के बारे में कुछ जानते हैं, ऐसा पहले भी ये थॉट आया है, बट हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही से। बाय डिस्क्राइबिंग दिस मिस्टीरियस थॉट, डिकिंसन जो है यहाँ पे बात करती है मिस्ट्रीज की, ह्यूमन माइंड के मिस्ट्रीज की, उसके लाइफ की इटसेल्फ, और मेनी अदर थिंग्स की जो भी लाइफ में होती है, बट उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दे जस्ट हैपन, वो बस होते हैं और बस गायब हो जाते हैं। इन दिस वे द थॉट कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर बिग आइडियाज लाइक क्रिएटिविटी, मेमोरीज और द मिस्ट्रीज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इसी तरह जैसे आप टीवी देखते हो, कभी आपके माइंड में कोई ग्लिम्स आ जाए कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हो, आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, तो उस थॉट को आप कहीं लिख लो, क्योंकि कभी कभी ना वो एक तरह का हिंट होता है। चलो ठीक है, वो तो मैंने अपनी बात की, बट इस पोइट्री में है कि थॉट आता है और उस थॉट को हम लोग जान रहे होते हैं, बट फिर वो बाद में वो थॉट आने के बाद कहीं गुम सा हो जाता है। वो थॉट काफी फैमिलियर भी होता है। अब इसके थीम के बारे में बात करते हैं। तो मिस्ट्री ऑफ माइंड, पहला थीम क्या है? मिस्ट्री ऑफ माइंड। तो पोएम एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से जो थॉट है वो अपीयर होता है और फिर डिसअपियर हो जाता है बिना किसी रीजन के। तो यहाँ पे जो पोएटस है ये शो करती है दैट द ह्यूमन माइंड इज full of surprises and mysteries। मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस, सेकंड थीम है मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस। मतलब डिकेंसन यहाँ पे बात कर रही है अबाउट अ थॉट शी हैड लॉन्ग अगो, बट उसको अब वो रिमेम्बर नहीं कर पा रही, याद नहीं कर पा रही क्लियरली। दिस brings out the theme of memory and how we often forget things without knowing why। इनएक्सप्रेसिबिलिटी, मतलब जो भी हमारे माइंड में थॉट आ रहा है, जो भी ऐसे थॉट या फीलिंग आते हैं जिससे हम इजिली वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इवन दो द पोएट फील समथिंग फैमिलियर, इवन दो जो पोएटिस है वो कुछ फील करती है, फैमिलियर फील करती है उस थॉट के बारे में, बट फिर भी वो उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही। ट्रांसाइंस, पासिंग नेचर। द थॉट कम्स इनटू हर माइंड फॉर अ शॉर्ट टाइम और फिर गायब हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है। एंड ये रिमाइंड करता है हमें दैट कि थॉट जो है वो बहुत ही अदर चीज़ों की तरह है जो हमारी लाइफ में होती है, आर फ्लीटिंग एंड डोंट लास्ट फॉर एवर। मतलब वो हमेशा के लिए नहीं होता, थॉट आता है और चला जाता है, वो लास्ट लॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव इंस्पिरेशन। तो इसमें क्या, मिस्टीरियस थॉट जो है कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी। आइडियाज कम टू द माइंड सडनली बट कैन नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लेन्ड और कंट्रोल्ड। मतलब कुछ क्रिएटिव चीज आता है फिर बाद में आप तुरंत उसे भूल जाते हो और सोचते रहते हो कि क्या मैंने सोचा था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। चलो, नेक्स्ट है डेथ सेट्स एज अ थिंग सिग्निफिकेंट। ये एक थर्ड पोएट्री है। तो इसकी समरी देखते हैं। इस शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, डिकिंसन जो है रिफ्लेक्ट करती है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ अ लव्ड वंस डेथ, मतलब किसी लव्ड वन के डेथ को, के इम्पैक्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो डेथ हैज अ वे ऑफ मेकिंग एवरीडे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स फील स्पेशल एंड मीनिंगफुल। एंड इवन सिंपल थिंग्स जैसे चेयर, लॉक ऑफ हेयर और फोटोग्राफ गेन डीप इमोशनल इम्पोर्टेंस आफ्टर समवन इज गॉन। मतलब जब आपके सामने कोई भी मतलब अलाइव होता है, मैं सपोज बोल रही हूँ, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है वो अलाइव है, तो उसकी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती आपके लिए, उतना आप उस पर ध्यान नहीं देते। बट वही इंसान अगर आपका उसका डेथ हो जाता है तो उसकी फोटोग्राफ वगैरह या कुछ भी चीज़ है जो उस पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ी हुई हो या क्लोज हो, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं,
once overlooked now evoke powerful memories of the deceased, जो मैंने बताया. The poem shows that death gives a new, deeper value to these personal belongings because they remind us of the person who has passed. And essentially, Dickinson जो है यहाँ पे कहती है that the absence created by the death transforms even बहुत ही insignificant things होती है into treasured keepsakes. Next is a critical evaluation of the poem. अब हम लोग इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करने वाले हैं. तो एमिली डिकेंसन की जो पोइट्री है डेथ सेट्स अ थिंग सिग्निफिकेंट, यानी डेथ जो कुछ चीजों को जरूरी बना देती है, इंपॉर्टेंस दिलवा देती है. तो एक्सप्लोर्स हाउ दैट चेंजेस द वे वी लुक एट द एवरीडे थिंग्स, मतलब कैसे किसी की डेथ जो है हमें जो नॉर्मल चीजें हैं उसे कुछ स्पेशल तरीके से हम देखने लगते हैं उस पर्टिकुलर चीज को. बिफोर अ लव्ड वंस dies, small personal objects like a sketch, a piece of embroidery or a marked page in the book. तीनों ही पोइट्री शॉर्ट है, आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो उसे, ठीक है, क्योंकि आरटीसी जो है आती है पोइट्री से. मुझे पता है मैं आपको बोल बोल के ये चीज़ आपको इरिटेट कर रही होगी, मैं चाह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए कि पोइट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है. ऑफन गो अननोटिस्ड, मतलब जब वो आपका लव वन अलाइव होता है तो आप उस ऑफन उस चीज़ों को नोटिस भी नहीं करते, बट जब वो आपसे दूर चला जाता है, स्टार बन जाता है, तो मैं थोड़ा सा वैसा वे यूज कर रही हूँ, जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वही पर्टिकुलर चीज नॉर्मल अननोटिस चीज आपके लिए बहुत स्पेशल हो जाती है. After their death, these very ordinary items suddenly gain deep emotional and spiritual value. Dickinson emphasizes that transformation by showing how death freezes the final actions of a person, making these belongings feel sacred and irreplaceable. देखो इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, ये ऑलरेडी आपको समझ आ गई होगी. So the poem is rich in sentimental intensity, revealing a very human feeling of loss and then strict to hold on to whatever remains. Dickinson paints a poignant picture of the dead friend's unfinished work, a thimble and stitching left forever incomplete. तो इसमें रिवेल करता है वेरी ह्यूमन फीलिंग, मतलब जो फीलिंग है ह्यूमन की जो किसी को लॉस करने के बाद फील करते हैं. तो यहाँ पे डिकिंसन जो है एक प्रेग्नेंट पिक्चर पेंट करती है एक उसके एक डेड फ्रेंड के अनफिनिश्ड वर्क का. इसका नाम यहाँ पे है लेफ्ट फॉर एवर इनकम्प्लीट टू सिंबलाइज अ लाइफ दैट हैज बीन कट शॉर्ट. And these images evoke the sadness of interrupted creativity and life itself. So in terms of language and style, डिकेंशन ने यहाँ पे टिपिकल कॉम्पैक्ट फ्रेजिंग यूज की है, प्लेन वर्ड्स भी यूज किया है टू प्रोड्यूस पावरफुल इफेक्ट. वर्ड्स जैसे ट्राइवियल, वर्कमैनशिप्स एंड significant stand out as they highlight the contrast between the value जो ये आइटम मतलब होल्ड कर रही है बिफोर एंड आफ्टर द पर्सन पासिंग. एंड हर डायरेक्ट एंड सिंपल स्टाइल रीडर को अलाउ करता है कि रिफ्लेक्ट करे उनके खुद के लॉस को, जो भी इंसान ने किसी ना किसी लव्ड वन को खोया है, तो उस पोइट्री से रिलेट कर पाएंगे एंड रिलेट टू द इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट डेथ ब्रिंग्स. फाइनली जो पोएम है वो ना ही केवल ग्रीफ के बारे में है, इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द एंड्योरेंस ऑफ लव एंड मेमोरी. इवन दो जो फ्रेंड जो है वो चला गया है, दूर हो गया है, pencil markings in a book and the unfinished stitches keep her presence alive. And Dickinson reminds us that these physical traces become bridges to the past, forever linking the living with the dead. यानी वो दूर होकर भी वो डेड इंसान आपका फ्रेंड जो है जो आपसे दूर है वो दूर रहकर भी आपके बहुत पास है. तो अब हम बात करेंगे थीम्स की. तो थीम्स की अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें डेथ और लॉस बताई गई है, जिसमें पोएम एक्सप्लोर करती है कि किस तरह किसी इंसान के डेथ होने के बाद जो एक पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर नहीं कोई भी नॉर्मल चीज़ है वो हम हमारे लिए कितनी वैल्यू हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज़ की. मेमोरी रिमेम्बरेंस दिखाई गई है सेकंड थीम है इसकी. तो पर्सनल बिलोंगिंग्स रिमाइंड अस ऑफ लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन. तो जब वो चले जाते हैं तो पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है हमें हमारे लव्ड वंस की याद दिलाती है उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से जो ऑर्डिनरी कॉमन आइटम्स ऑब्जेक्ट्स है वो एक इमोशनल सेंटिमेंटल इम्पोर्टेंस जो है गेन कर लेता है आफ्टर समवंस डेथ. ग्रीफ एंड इमोशनल अटैचमेंट, सैडनेस ऑफ losing losing a loved one deepens our connection to the things they left behind. ये तो ऐसे ही था, इजी था. मोर्टैलिटी एंड टाइम, डेथ जो है हमें रिमाइंड कराता है दैट लाइफ और वर्क जो है वो
एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रुक जाता है और पास्ट को प्रीसियस बना देता है। अब हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग फटाफट से कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्रो टेस्टामेंट पोएट्री लंबी है बट बहुत इजी है, छोटी छोटी स्टैंजाज है उसमें, 7 स्टैंजाज है ओनली, तो उसको पढ़ लोगे अच्छे से। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोएट्री की, आई मीन टू से ऑथर की, पोएट की। तो इनका नाम है एलेक्सी सरमन। तो एलेक्सी सरमन का जो बर्थ है 1966 में स्पोकेन वॉशिंगटन में हुआ था, एंड ही इज अ स्पोकेन कोर एलन ट्राइबल मेंबर। ये बड़े हुए थे स्पोकन इंडियन रिजर्वेशन पे, एंड एज अ चाइल्ड ही वाज ऑफन सिक, वो हमेशा सिक ही रहते थे। ये फर्स्ट अटेंडेड थे गोंजागा यूनिवर्सिटी के, एंड देन ट्रांसफर्ड टू द वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1987। मतलब इन्होंने सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में खुद अटेंड किया था और बाद में ट्रांसफर हो गए थे वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में 1987 में। इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी पोइट्री की, और स्टोरीज भी लिखते थे साथ में। कॉलेज में ही इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी, एंड ही रोट मेनी फेमस बुक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी है अबाउट नेटिव अमेरिकन लाइफ। एंड हिज वेल known short story collection is The Lone Ranger and the Tonto Fist Fight in Heaven, एंड इसने पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता। He also wrote poetry and was named World Heavyweight Poetry Champion for 4 years। क्रो टेस्टामेंट लगातार बनाने की वजह से वीडियोस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो समरी देखते हैं। समरी में क्या है, क्रो टेस्टामेंट की समरी है जो कि शर्मन एलेक्सी ने दी है। उन्होंने क्रो को एज अ सिंबल बताया है नेटिव अमेरिकन है, यानी अगर जब भी क्रो की बात हुई होगी तो नेटिव अमेरिकन की बात हो रही है। थ्रू आउट द पोम क्रो जो है बहुत ही सफर फेस कर रहा है, लॉस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द वाइट पीपल। तो आपको पहले पता होगा ना कि पहले ये जो लोग थे अमेरिकन, तो ब्लैक वाइट पीपल में क्या चल रहा था, वाइट पीपल किस तरह से ब्लैक पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे। तो from biblical times to modern life on the reservation, the poem shows how native people have been hurt by outside forces। किस तरह से जो नेटिव लोग थे वो आउटसाइड लोगों की वजह से कितना ज्यादा उन्होंने सफर किया, हर्ट हुए उन लोगों से, by each other and by hardships like poverty and alcoholism। Even death seems familiar to them because they have already experienced so much pain। मतलब उनके लिए मरना आसान था। In the end, Poe accepts that struggle is part of life for native people। तो अब हम लोग एनालिसिस देखेंगे क्रो टेस्टामेंट की। तो हम लोग स्टैंडा वाइज देखने वाले हैं, पोइट्री को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना, ठीक है। तो पहले में केन एंड एबल एबल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो केन यूजेस क्रो टू किल हिज ब्रदर एबल। तो यहाँ पे ये दोनों बाइबल के दो कैरेक्टर हैं, इसमें दोनों ब्रदर होते हैं और केन जो है अपने ब्रदर को क्रो से मार देता है, ठीक है। दिस shows that Native Americans and Crow were used and mistreated by white people from the very beginning। यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग से जो नेटिव अमेरिकन हैं क्रो, उन्हें यूज किया गया और मिसट्रीट किया गया है। फिर क्रो को ये रियलाइज होता है दैट कि ये सिर्फ स्टार्टिंग ही है सफरिंग की। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाइट मैन एज फैल्कन। अब फैल्कन को, यानी एक बर्ड होती है, ये बहुत ही डेंजरस बर्ड होती है, तो इसे व्हाइट मैन से कंपेयर किया गया है जो कि क्रो से फिश चुरा लेती है। दैट मीन्स व्हाइट पीपल जो है बहुत पहले से ही जो है लैंड रिसोर्सेज सब कुछ नेटिव पीपल जो अमेरिका के नेटिव पीपल हैं उनसे ये चीजें छीन रही है। क्रो विशेस ही कुड स्विम अवे एंड escape। यहाँ पे क्रो यानी कि जो नेटिव पीपल है वो लोग विश कर रहे हैं, यहाँ तो क्रो है तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो विश करते हैं कि वो स्विम कर पाते हैं, यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। थर्ड है क्रो गॉड। तो क्रो लुक्स एट हिज गॉड। यहाँ पे क्रो जो है वो अपने गॉड की तरफ देखता है जो जस्ट एक क्रो जैसा दिखता है। तो दिस मेक्स इट इजी फॉर हिम टू वर्शिप लाइक वर्शिपिंग हिमसेल्फ। यानी यहाँ पे एक तरह से स्टेंडा में बोलता है कि जो क्रो का गॉड है उसको जो वो प्रे कर रहा है, तो वो तो एक क्रो जैसा लगता है, यानी कि वो क्रो नॉर्मल क्रो जैसा ही दिख रहा है, तो क्यों ना वो खुद का ही वर्शिप करे। It points out that white people made their god look like them too। जेरिको एंड सेक्रीफाइस। तो क्रो सेक्रीफाइस करता है his firstborn in the ashes of Jericho। जेरिको यहाँ रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन, जैसे व्हाट हैपेंड टू नेटिव पीपल वगैरह। नेक्स्ट
soaked with blood show the terrible loss of life. फिफ्थ है क्रोज फाइट क्रोज. यहाँ पे क्रोज एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं वो लोग. तो crows fight each other in the sky. This means native people also fight each other, making their own suffering worse. मतलब नेटिव पीपल एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वाइट पीपल के थ्रू, बट फिर भी नेटिव पीपल जो है एक दूसरे में ही लड़े जा रहे हैं और इससे और भी ज्यादा वर्स बना रहे हैं उनके सफरिंग को. फेदर्स रेन डाउन एज दे हार्म ईच अदर. अब मतलब हर जगह उनके जो फेदर्स हैं वो टूट टूट के गिर रहे हैं कि वो खुद में ही लड़के एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं. सिक्स वन इज एम्प्टी बॉटल्स. एम्प्टी बॉटल्स क्या है? क्रो पिक्स अप empty beer bottles on the reservation. Alcoholism is a big problem in native communities. Crow can only carry one bottle at a time, earning very little money. देखो इसमें बहुत ही easy way में लिखा हुआ है. And this shows that life is still very hard for native people today. Seventh one is pale horse and pow wow. Crow rides a pale horse into a pow wow. A pale horse इज अ सिंबल ऑफ डेथ. यानी यहाँ पे एक पेल हॉर्स क्या है? डेथ का एक सिंबल बताया गया है. नेटिव पीपल डोंट पैनिक बिकॉज क्यों? दे ऑलरेडी लिव इन हार्ड कंडीशंस एंड दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग हार्डशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब हमारा नेक्स्ट पोएट्री है विच इज इवोल्यूशन. इन द पोएम इवोल्यूशन सर्मन अलेक्सी टॉक्स अबाउट द ऑपरेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन बाय शोइंग अ कैरेक्टर जैसे बफेलो बिल. बफेलो बिल्स जो है एक पॉन शॉप खोलता है across from a liquor store on a reservation. Native people pawn all their valuable things to buy alcohol. तो सब कुछ सारा कुछ जो है अल्कोहल खरीदने के लिए वो अपनी valuable things को उसे दे देते हैं. And they even sell their culture, bodies and finally their hearts. And after taking everything, सब कुछ लेने के बाद बफेलो बिल जो है उसके शॉप को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर देता है. किस तरह के म्यूजियम में? म्यूजियम ऑफ नेटिव कल्चर. एंड फिर उस पे नेटिव पीपल से ही चार्ज लेता है उसमें उस पर्टिकुलर म्यूजियम में घुसने के लिए. देख रहे हो यहाँ पे एक तरह से आपको एक डीप मीनिंग पता चल रहा होगा. तो इट इज अ मेटाफर फॉर हाउ अमेरिका took native land, culture, and identity. Alcohol was one way to trick Native Americans into losing their land. And Buffalo Bill, it is for the white American and the US government, which has taken everything but pretends to honor their native culture through fake museums and stories like Buffalo Bill's Wild West show. मतलब नेटिव अमेरिकन से ही चीजें लेकर वो जो व्हाइट पीपल है वो उन्हें ही मतलब उन्हें ही दे रहे हैं पैसे देकर. और खासकर उन्हें जो नेटिव अमेरिकन है उन्हें लोगों ने अल्कोहल के बोलते हो ना एक तरह से ऑब्सेस कर दिया आपसे. द पोम ऑल्सो क्रिटिसाइज. यहाँ पे पोएम एक और चीज से क्रिटिसाइज कर रहा है कि कैसे जो नेटिव कल्चर है वो अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहा है. जैसे मूवीज देख लो, स्पोर्ट्स टीम देख लो, जैसे रेड स्किन्स इस तरह के नाम यूज हो रहे हैं. एंड फेक फेस्टिवल्स भी मनाए जा रहे हैं. म्यूजियम्स एंड मीडिया मेक नेटिव कल्चर इनटू अ शो while real native people are kept silent. तब रियल जो नेटिव पीपल है वो साइलेंस है, चुप है. Alexei's poem reminds us that ये जो unfair practices है वो अभी भी चल रही है, कंटिन्यूटी में है ये. अब इसके मेजर थीम्स और एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं. तो पहला है कॉलोनियलिज्म एंड ऑपरेशन. तो शोज इसमें क्या करता है ये थीम? इट शोज हाउ नेटिव अमेरिकन वर एक्सप्लॉइटेड. किस तरह से जो नेटिव अमेरिकन से एक्सप्लॉइट किया गया एंड मैनिपुलेटेड बाय व्हाइट कॉलोनाइजर्स. हाईलाइट थेफ्ट ऑफ लैंड, कल्चर एंड आइडेंटिटी. किस तरह से उनकी आइडेंटिटी तक छीन ली गई. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर. इसमें नेटिव ट्रेडिशन को दिखाया गया है. इस वाले थीम में नेटिव ट्रेडिशन एंड बॉडीज आर फॉर्म्ड देन डिस्प्लेड एज एंटरटेनमेंट और इन म्यूजियम. मतलब उन्हीं की चीजें लेके, उन्हीं का ट्रेडिशन लेके, उन्हीं से पैसे लेकर उन्हें वो चीजें अपनी ही चीजें देखने के लिए वो पैसे देते हैं. यहाँ पे ये बताया जा रहा है. Critics the way native culture is turned into a profit-making spectacle. Third one is addiction as a weapon. तो अल्कोहल को यहाँ पे it is used to control and rob native people for their belongings. उसकी आदत लगवा दी गई इन्हें और इनसे इनका सब कुछ छीन लिया. Symbolizes historical tactics where addiction became native communities. यानी कि अल्कोहल की एडिक्शन की वजह से नेटिव पीपल ने अपना सब कुछ खो दिया, इवन आइडेंटिटी.
नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। तो इसमें क्या है, नेटिव पीपल सेल एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ बेच देते हैं नेटिव पीपल, even उनके hurts भी, showing how they lose their cultural identity and sense of self, represents deeper spiritual and cultural destruction. नेक्स्ट वन इज आयरनी एंड सटायर। इसमें क्या है, बफेलो बिल जो है फिर से एक म्यूजियम, मतलब शॉप बंद करके वो म्यूजियम बना चुका है उसका, एंड नेटिव अमेरिकन को ही वो चार्ज कर रहा है खुद के कल्चर देखने के लिए, और वो चार्ज दे रहे हैं और अपने कल्चर को जाके देखते हैं। Points to America's fake appreciation of indigenous people after systematically oppressing them. So besties, now this is the end of the session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of the new. Now we will meet in our next session. Until then, take care, keep smiling and goodbye for now.